हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में। ठीक है, वैदिक संस्कृति के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात की है, वेदों के बारे में, स्मृतियों के बारे में, वेदांग के बारे में बात कर ली है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग उनके संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल के संस्थाओं के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो जब जो ऋग्वेद की सबसे पुरानी संस्था थी वो उसको जो है विदत कहा जाता था, विदत। और जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो सभा और समिति हैं। तो हम लोग आज इनके बारे में बात करेंगे, फिर उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में भी बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी जो है संस्था, विदत। विदत है ना, विदत ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था, सबसे पुरानी संस्था है। ठीक है, ये सबसे पुरानी संस्था है आपके। तो ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था है, और इसके बारे में आगे बात करें तो इसके बारे में, इसका जो उल्लेख है ऋग्वैदिक काल में वो 122 बार हुआ है। ऋग्वैदिक में इसका उल्लेख जो है 122 बार हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या है, ये क्या कार्य करती थी उस टाइम? तो ये जो है सामाजिक, आर्थिक और सैन्य, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में कार्य करती थी अपना। ठीक है, विदत जो है सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में अपना कार्य करती थी, है ना। तो ये इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, ये सबसे ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था थी, है ना। तो ये सामाजिक, आर्थिक और सैन्य के बारे में विवरण देती थी। और इसमें जो बात की गई है तो इसमें उपज के बारे में भी बात हुई है, उपज, है ना, उपज के बारे में भी बात की गई है। सर्वप्रथम इसमें उपज के बारे में इसी में बात की गई है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई विदत संस्था, विदत हो गई। ठीक, आगे जो अगली संस्था है, वो है आपकी सभा। अगली जो संस्था है सभा है, सभा। ठीक, सभा, इसका ऋग्वैदिक काल में 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का 8 बार ऋग्वैदिक में, है ना। तो इसका जो है 8 बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख हुआ है। और क्या हुआ है, तो ये कौन सी, इसमें इस सभा में ना स्त्रियां, महिलाएं भी भाग लेती थी। इस सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी, महिलाएं भी भाग लेती थी, ठीक है, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। और क्या होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया ना, तो ऋग्वैदिक काल में तो महिलाएं भाग लेती थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो महिलाओं का इस सभा में आना वर्जित कर दिया गया। फिर उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाएं भाग नहीं लेने लगी, उनका आना इस सभा में वर्जित कर दिया गया। ठीक है, वर्जित कर दिया। और इसमें क्या क्या, तो ये जो है इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। यहाँ पे राज्य के उस समय जितने विष होते थे, विष का मतलब कि जो जनसाधारण होते थे, जो जनसाधारण वहां के होते थे, तो वो लोग आपस में बैठकर यहाँ पे चर्चा किया करते थे, है ना। चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद इस संस्था में होता है। चर्चा परिचर्चा और वाद विवाद होता था, वाद विवाद होता था इस सभा में।
इस सभा में वाद विवाद होता था, महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब आया तो महिलाओं का इस सभा में आना वर्जित कर दिया गया। ठीक, और इसमें क्या होता था, तो इसको जो है जैसे वर्तमान में अपनी राज्यसभा है तो उस टाइम पे ये सभा कार्य करती, जैसे वर्तमान में अपने सरकार में राज्यसभा का कार्य होता है, तो उस टाइम ऋग्वैदिक काल में ये सभा का भी कार्य यही होता था। ठीक है, राज्यसभा की संज्ञा इसको दी गई है, राज्यसभा की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, संज्ञा इसको प्रदान की गई है। ठीक, और सभा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, यहाँ की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी। यहाँ का जो प्रधान होता था ना सभा का, ये जो सभा का प्रधान होता था, तो इस सभा के प्रधान को सभापति कहा जाता था, सभापति कहा जाता था, सभा के प्रधान को सभापति कहा जाता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। महिलाएं इसमें भाग लेती थी, चर्चा और वाद विवाद होता था इसमें किसके प्रति, वहां के रहने वाले लोगों के प्रति। और राज्यसभा जो आज वर्तमान में हमारे सरकार में राज्यसभा और लोकसभा कार्य करती हैं, तो इसी तरह ये राज्यसभा की तुलना की गई है किससे, सभा से। ठीक, उस टाइम जैसे आज जैसे राज्यसभा काम कर रही है, उस टाइम ये सभा कार्य करती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक, इसका जो सभापति होता था तो वो कौन होता था, जो इसका प्रधान होता था सभा का, तो उसको कहा जाता था सभापति। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग समिति। समिति, ठीक, समिति क्या होती थी, इसका जो उल्लेख है ना ऋग्वेद में, इसका ऋग्वेद में उल्लेख 9 बार हुआ है। 9 बार कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में इसका जो उल्लेख है तो वो टोटल आपका 9 बार हुआ है ना, ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख हुआ है। और समिति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, महत्वपूर्ण संस्था थी, है ना। समिति भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। यहाँ पे जो बातें होती थी, यहाँ पे इसकी जो तुलना की गई है, ये वर्तमान समय में जो लोकसभा है अपनी सरकार की, अपनी, तो उसी से तुलना की गई है। वर्तमान की लोकसभा से समिति की तुलना की गई है। समिति को समानांतर रखा गया है किसके, वर्तमान की लोकसभा, यानी कि जो अभी इस टाइम पे हमारे देश में लोकसभा का कार्य होता है, तो ऋग्वैदिक काल में समिति भी वही कार्य करती थी। यहाँ पे जनसाधारण के बारे में चर्चा परिचर्चा होती थी, और यहाँ पे व्यापारिक लोग बैठते थे, और यहाँ पे व्यापारिक लोगों का जो है समूह बैठता तो वो आपस में बातचीत करते थे। ठीक है, वो आपस में बातचीत। तो समिति का जो हुआ है उल्लेख, वो ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। लोकसभा की तुलना, लोकसभा के समांतर कार्य करती थी। जैसे आज लोकसभा कार्य कर रही, वैसे ही उस टाइम पे ऋग्वैदिक काल में समिति कार्य करती थी। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी, इसमें महिलाएं जो है, महिलाएं भाग नहीं लेती थी। ठीक, इसमें महिलाएं जो है भाग नहीं लेती थी, है ना। तो इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी इस सभा में। ओके, एक संस्था थी, है ना। जो अगली संस्था है वो है गढ़। ठीक, ये ऋग्वैदिक काल की ही एक संस्था है गढ़। तो ये कौन सी संस्था थी, तो ये संस्था थी जनसाधारण की। जनसाधारण, ये आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट सिर्फ सभा और समिति है, और विदत के बारे में पूछ ली जाती है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी, तो वो विदत थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा अक्सर नहीं पूछी जाती है, बस आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। ये गढ़ जो एक संस्था थी ऋग्वैदिक काल की, और ये जनसाधारण के लिए थी, ये जनसाधारण के लिए होती थी, है ना, जनसाधारण के लिए होती थी। और परिषद, एक जो अगली संस्था है वो है परिषद। ये सैन्य के लिए। परिषद में क्या होता था, तो परिषद में सैन्य सभाएं होती थी। परिषद में सैन्य सभाएं होती थी। ठीक,
होती थी। परिषद, परिषद में सैन्य सभाएं होती थी। गढ़ जनसाधारण वर्ग, इसमें कुलीन वर्ग, इसमें कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग भाग लेते थे। कुलीन वर्ग जानते हैं आप लोग? कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग भाग लेते थे। कुलीन सामंत, समाज के सबसे श्रेष्ठ वर्ग होता था ये कुलीन वर्ग। समाज का सबसे श्रेष्ठ वर्ग कौन सा होता था आपका उस टाइम में? तो ये कुलीन वर्ग ही होता था, कुलीन वर्ग ही होता था। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग इनके सामाजिक जीवन की। तो इनकी जो सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन कुल और ग्रह में विभाजित होता था, कुल या ग्रह में। ठीक है, कुल या ग्रह में इनकी जो थी। तो ये सामाजिक जीवन, ये जो कुल और ग्रह है, कुल या ग्रह, ग्रहपति, तो ये जो है ना, ये सबसे छोटी इकाई थी। ये सबसे छोटी इकाई थी ऋग्वैदिक काल की। ठीक, ये सबसे छोटी संस्था थी, सबसे छोटी इकाई थी। कहाँ की? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी। इसका जो मुखिया होता था, ये परिवार का मुखिया होता था। जो परिवार में मुखिया होता है, परिवार का मुखिया ही इसका मुखिया होता था, है ना? परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया। ठीक, परिवार का मुखिया। ठीक, कुल या गृहपति। तो इसके बारे में बात हो गई हम लोगों की, इसके बारे में बात हो गई। आगे बात करते हैं स्त्रियों की दशा यहाँ पे कैसी थी। तो स्त्रियों की जो दशा थी, स्त्रियों की जो दशा थी वो कैसी थी ना? स्त्रियों की जो दशा थी ना, वो अच्छी थी। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा कैसी थी यहाँ पर? तो स्त्रियों की जो दशा थी अच्छी थी, बहुत बुरी नहीं थी, ठीक थी। यहाँ पे स्त्रियों को उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। ठीक, उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार मतलब शिक्षा, शिक्षा इनको प्राप्त होने के लिए प्राप्त होती थी। जैसे उस टाइम पुरुषों का अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का, तो स्त्रियों का भी अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का। स्त्रियों की शिक्षा पर इस ऋग्वैदिक काल में रोक टोक बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस समय में स्त्रियां उपनयन मतलब स्त्रियां शिक्षा लेती थी, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। ये हाँ, हालांकि ये पित्त समाज है, पित्त सत्तात्मक समाज था ऋग्वैदिक काल, लेकिन स्त्रियों के लिए एक अच्छा समय था। स्त्रियों की हालत बुरी नहीं थी उस टाइम पे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी विदुषियां नारियां हुई हैं, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, है ना, और बहुत सारी है ना, विश्वारा, है ना। तो ये जो है क्या करती थी, ये विदुषी स्त्रियां थी जो ऋग्वैदिक काल में बहुत सी ऋचाओं को इन्होंने लिखा है। ऋग्वैदिक काल की बहुत सी ऋचाओं को, है ना, ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की बहुत सी ऋचाओं को, बहुत सी ऋचाओं को लिखा है इन्होंने। ठीक है, ऋचाओं को लिखा है, लिखा है। तो स्त्रियों की स्थिति जो है यहाँ पे इस काल में अच्छी थी, था तो समाज पित्त सत्तात्मक ही, लेकिन स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उनका उपनयन संस्कार होता था। तो बहुत ही वो पढ़ती लिखती थी, तो इसे जो है इसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे अच्छा था इनका स्त्रियों का काल। ठीक है, यहाँ पे जो है दहेज प्रथा,
सती प्रथा। ठीक है, यहाँ पे दहेज प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा का है ना, दहेज प्रथा, सती प्रथा और पर्दा प्रथा है ना, और पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, ये तीनों नहीं थे उस टाइम पे। दहेज प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी और पर्दा प्रथा भी उस टाइम पे नहीं थी। तो स्त्रियों की दशा, इससे इन सारी बातों से, इन सारे विवरणों से जो प्राप्त हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि स्त्रियों की दशा काफी अच्छी रही होगी उस टाइम पे, है ना, काफी अच्छी रही होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। स्त्रियों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, स्त्रियों के बारे में बात कर ली है। अब हम जानेंगे इनके खान पान के बारे में। ठीक है, इनके खान पान के बारे में जानेंगे। खान पान, इनकी भोजन शैली कैसी थी? इनकी भोजन शैली, ये शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, और मांसाहारी दोनों थे, दोनों थे। ठीक है, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। ठीक, दोनों ही थे। ये क्या, उस टाइम दूध घी का प्रचलन बहुत ज्यादा था, ऋग्वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा ये लोग दूध घी का सेवन करते थे। ये लोग, यहाँ पे जौ का प्रयोग किया गया है, जौ डाल के यहाँ पे खीर बनाई गई है, जौ डाल के यहाँ पे खीर बनाई गई है। यहाँ पे चावल का साक्ष्य नहीं मिलता है, चावल का कहीं भी विवरण यहाँ पे नहीं मिला है। चावल का विवरण, उल्लेख नहीं मिला है, नहीं मिला। यहाँ पे जौ का उल्लेख मिला है आपको, जौ का उल्लेख प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ पे जौ का उल्लेख आपको प्राप्त हुआ है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल का उल्लेख कहीं भी नहीं मिला है ना, चावल का उल्लेख कहीं भी नहीं मिला है। ठीक, और क्या होता था, ये लोग हाँ, बकरी दुनियादारी तो मांस खाते ही थे, लेकिन गाय को अघन्या मानते थे लोग, अघन्या कहते थे, है ना, अघन्या। ठीक, ये लोग इसकी पूजा करते थे गाय की, तो इसका मांस खाना वर्जित था। ठीक, इसका गाय का मांस खाना वर्जित था। ये लोग गाय को पूजा में मतलब दान मान के लिए देते थे। तो ये लोग गाय को बहुत ही ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट थी उस टाइम पे, गाय को बहुत ज्यादा मानते थे। गाय तो आज भी हमारे लिए पूजनीय है और उस टाइम भी पूजनीय थी। ठीक है, यहाँ पे घोड़े का साक्ष्य भी मिला है, घोड़े का मतलब घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला पूरा, मतलब घोड़ा ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस था उस टाइम पे, घोड़े के लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। घोड़ा उस टाइम पे रथ के लिए यूज होता था, है ना। तो यहाँ पे दो जानवरों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है इस काल में। वो कौन से हैं? पहला तो है गाय, पहला है आपका ये गाय, और दूसरा है आपका इस काल में घोड़ा। इस काल में दो जानवरों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, वो है गाय जिसको अघन्या कहा जाता था, और जो दूसरा है वो है घोड़ा। ये रथ के लिए प्रयोग किया जाता था, युद्धों के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुए हैं। ये 10 रागी युद्ध हुआ है, राजा सुदासी, तो ये जो है घोड़े का भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, घोड़े की इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज्यादा थी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हो गई बात इनके खान पान की, हो गई है। आभूषण, इन लोग क्या होते थे? आभूषण, आभूषण, आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ठीक है, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों ही
किसके शौकीन थे? यहाँ पे आभूषणों के, दोनों ही जो है महिलाएं और पुरुष दोनों ही क्या चीज, आभूषण के दोनों ही बहुत ही ज्यादा ये लोग शौकीन होते थे, है ना। आभूषण ये दोनों ही लोग धारण करते थे। पुरुष गले और कान में पहनते थे, पुरुष जो है वो गले और कान में पहनते थे, और स्त्रियां जो है पायल, बाकी पूरा स्त्रियां जैसे आज पहनती हैं, तो वैसे ही स्त्रियां भी बहुत ही ज्यादा आभूषणों की शौकीन होती थी, है ना। इनके जो गले का ये लोग पहनते थे ना, गले का हार जो होता था उसको रुक्म, उसको किस नाम से जानते थे? रुक्म, ठीक है, रुक्म ये लोग बोलते थे गले के हार को, है ना। गले के हार को ये लोग किस नाम से बोलते थे? तो ये लोग रुक्म नाम से ये लोग गले के हार को जानते थे, है ना। गले के हार को रुक्म के नाम से ये लोग जानते थे, है ना। और क्या बात हुई? यहाँ पे जो है ना चांदी का उल्लेख कहीं भी नहीं है। चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक। चांदी और लोहे का यूज ये लोग नहीं करते थे कहीं भी, इसके साक्ष्य नहीं, इसका विवरण कहीं भी नहीं मिला है चांदी और लोहे का, ठीक। चांदी और लोहे का उल्लेख आपको कहीं भी नहीं मिला है। निष्क या निशाका ये भी आभूषण होते थे या फिर सोने के ढेर होते थे। ये लोग सोने की, है ना, तांबे की जो है आभूषण पहनते थे, सोने और तांबे और सारी धातुएं यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे चांदी और लोहे का यूज इसमें नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन इन लोगों का कैसा था? तो आर्थिक जीवन की बात हम लोग करेंगे ऋग्वैदिक काल की। तो आर्थिक जीवन में ये लोग जो है, इनका आर्थिक जीवन अस्थायी था, अस्थायी था। अस्थायी था। आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन इन लोगों का अस्थायी था। ये लोग अस्थायी थे। आर्य लोग क्या थे? यहाँ आर्य ही थे, है ना। तो आर्य लोग क्या थे? अस्थायी होते थे, है ना। एक जगह इनका ठिकाना नहीं होता था। और यहाँ पे इनकी कृषि, ये लोग कृषि में नगण्य ही समझ लीजिए, कृषि में इतना ये लोग ध्यान नहीं देते थे। ये लोग पशुपालन मुख्य था इनके लिए। पशुपालन इनके लिए मुख्य था। ये लोग पशुओं को पालते थे ना, पशुओं को पालते थे, इसीलिए यहाँ पे दूध घी का सेवन भी बहुत ज्यादा होता था। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे दूध घी का सेवन भी बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पे पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण था। बल्कि यहाँ पे कृषि का जो एरिया है, तो कृषि का जो एरिया है वो नगण्य है आपका, ठीक है। कृषि का जो एरिया है, कृषि क्षेत्र जो है वो नगण्य है, ठीक है। यही सिंधु सभ्यता की बात कर ले तो सिंधु सभ्यता में कृषि बहुत इंपॉर्टेंट थी। कृषि और व्यापार, वहां कृषि और व्यापार बहुत होता था सिंधु सभ्यता में। और यहाँ पे क्या होता है ऋग्वैदिक काल में? तो ऋग्वैदिक काल में आपका कृषि क्षेत्र नगण्य है। यहाँ पे पशुपालन की अधिकता सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है। तो पशुपालन की अधिकता यहाँ पे सबसे ज्यादा होती थी उस टाइम पे। आगे जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो है एक जो गाय है ना, गाय जो पशुपालन में ये जो गाय है, गाय का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख हुआ है। उल्लेख
उल्लेख हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में आपके गाय का 176 बार उल्लेख हुआ है ना। इस गाय की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा थी उस टाइम पे। ये लोग गाय को क्या कहते थे, ये लोग गाय को अघन्या मानते थे, अघन्या मानते थे, है ना। यहाँ पे जो जुते हुए खेत थे, रहने दीजिए, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, इसको क्या कहते थे, इसको क्षेत्र कहते थे, इसको क्षेत्र कहा जाता था उस टाइम, है ना। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था। और जो जिसकी उर्वरा शक्ति ज्यादा होती थी, जो जहां पे अन्न उगाया जाता था, है ना, जहां पे अन्न उगाया जाता था तो उसको उर्वरा कहते थे, है ना। जहां पे अन्न उगाया जाता था तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे उर्वरा। तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता था, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोला जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जो खेतों से जुताई जब की जाती थी तो जो हल से जुताई की गई नालियां होती थी, हल से जुताई की गई जो नालियां बन जाती थी, नालियां, उसको सीता कहा जाता था, ठीक, उसको सीता कहा जाता था, है, सीता कहा जाता था। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आता है, शब्दावली यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल की, कि शब्द दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसका अर्थ बताओ, इसका मीन्स क्या रहा होगा उस टाइम पे और वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं ना। और तो इसमें हल से जो जुताई किए गए क्षेत्र होते थे तो उनको सीता कहा जाता था, है ना। यहाँ पे जो खाद होती थी, जो खाद होती थी, खाद, उसको उस टाइम पे साकम, साकम कहा जाता था, है ना, साकम कहा जाता था, साकम कहा जाता था, साकम, साकम। यहाँ पे जौ, जौ, जौ का उल्लेख हुआ है, जौ यहाँ पे होता था, जौ का उपयोग किया जाता था, जौ का उपयोग होता था। चावल का आपको कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, चावल का आपको कहीं भी उल्लेख आपको नहीं मिलता है, ना? तो आगे हम लोग बात करते हैं इनके व्यापारिक जीवन के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं। तो जो है यहाँ पे बढ़ई, रथकार और बुनकर, यही सब व्यापारी, इनमें क्या है, बस ऐसे ही आप सुन लीजिए कि यहाँ पे बढ़ई होते थे, रथकार होते थे, क्योंकि रथ युद्ध होते थे और राजा भी होते थे तो उनको रथ की जरूरत होती थी, तो रथ होते थे, बढ़ई होते थे, बुनकर होते थे, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती थी यहाँ पे, तो ये सारी चीजें होती थी, ये जो है चर्मकार, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। तो यहाँ पे इन सब चीजों का व्यापार होता था, ये सब चीजें लोग काम करते थे, ठीक है। इन सब चीजों पे लोग काम में ज्यादा ध्यान देते थे, है ना, ज्यादा ध्यान देते थे। अब यहाँ पे समुद्र का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है, यहाँ पे समुद्र का उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा, समुद्र का, समुद्र का उल्लेख व्यापार के लिए आपको नहीं मिला है, ठीक है, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए नहीं मिला है ना, व्यापार के लिए आपको नहीं मिला, ठीक, नहीं मिला। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर विदेशों से व्यापार नहीं होता था, ऐसा यहाँ पे प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र से व्यापार नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे विदेशों से व्यापार नहीं होता था उस टाइम पे। और बस, तो ये आपका एकदम खत्म होने के, ऋग्वैदिक काल एकदम खत्म होने के कगार पर, एक दो टॉपिक और बचे हैं। तो यहाँ पे जो है देवताओं के बारे में बात कर लेते हैं, एकदम लास्ट टॉपिक है देवता। धार्मिक जीवन इनका कैसा था, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन इनका कैसा होता था, तो धार्मिक जीवन
धार्मिक जीवन जो है ये कबायली प्रकृति के लोग थे, है ना, ये कबायली प्रकृति के लोग थे। कबायली प्रकृति के लोग मतलब पशुपालन करते थे, तो ये अपना डेरा उठा के आज यहाँ तो कल वहां, तो इसलिए इनको कबायली प्रकृति के लोग बोला जाता है। तो ये लोग प्रकृति पर ज्यादा निर्भर होते थे। ऑब्जेक्ट से एकदम बात वही है ना कि अगर आपका एक स्थायी जीवन हो, आपका घर हो, तो आप किसी और चीज पे दृष्टि डालें, लेकिन अगर जो है आप हर आज वहां कल वहां, तो आपके साथ तो आसपास प्रकृति ही है ना, पेड़ है, पौधे हैं, तो इन सब चीजों की ही आपके अंदर मान्यता ज्यादा होगी उस टाइम पे। तो ये लोग कबायली प्रकृति के लोग होते थे। कबायली प्रकृति के लोग होते थे ये लोग, है ना, कबायली प्रकृति के लोग होते थे। और क्या होता था, तो ये लोग प्राकृतिक चीजों को देवताओं का दर्जा देते थे ना, प्राकृतिक चीजों को है ना, प्राकृतिक चीजों को देवताओं का दर्जा देते थे। यहाँ पे 33 देवताओं का उल्लेख है। 33 देवताओं का उल्लेख है। 33 देवताओं का उल्लेख है ना, 33 देवताओं का उल्लेख है। 33 करोड़ नहीं, 33 देवताओं का उल्लेख है यहाँ पर। और क्या है, तो जब 33 देवता, यहाँ पे जो सबसे प्रमुख देवता है वो है इंद्र, है ना। यहाँ पे जो सबसे प्रमुख देवता है तो वो है आपके इंद्र हैं, है ना, इंद्र हैं। इंद्र को क्या बोला है, आर्यों का सबसे प्रतापी देवता यही थे। प्रतापी देवता मानते थे, है ना, प्रतापी देवता यही थे, इंद्र थे, है ना। आर्यों के सबसे प्रतापी देवता कौन से थे, तो आर्यों के सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें पुरंदर या फिर किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर या फिर किलों को तोड़ने वाला, है ना, तोड़ने वाला ये बोला जाता था। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है किलों को तोड़ने वाला देवता ऋग्वैदिक काल में किसको माना जाता है, पुरंदर किसको कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। और जो दूसरे देवता थे वो अग्नि थे, जो दूसरे इस काल के देवता थे वो अग्नि थे ना। अग्नि को आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का देवता माना जाता है अग्नि को। उसके बाद कौन से थे, अग्नि के बाद आपके कौन से थे, तो अग्नि के बाद आपके थे वरुण को जल और समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण को जल और समुद्र का देवता माना जाता है। फिर उसके बाद अश्विन, ये आर्यों के चिकित्सक थे। अश्विन है ना, ये आर्यों के चिकित्सक होते थे, है ना, आर्यों के चिकित्सक। पूषण और सविता किसके लिए, सविता जो सूर्य चमकने लगता है तो जो है आपका गायत्री मंत्र सविता के लिए, सविता के लिए ही समर्पित किया गया है। तो सविता है, यही देवता है। और यहाँ पे मात्र देवी की बात करें, अगर देवियों की बात करें तो यहाँ पे देवताओं की अपेक्षा देवियों की पूजा कम होती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही देवियों का उल्लेख हुआ है, जैसे पृथ्वी का उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक देवी यहाँ की उषा मानी जाती थी। उषा प्रभात की देवी, प्रभात की देवी ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। फिर पृथ्वी है ना, पृथ्वी देवी है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी है। और पृथ्वी हो जाती है रात्रि, पिसान, इला पृथ्वी है ना, इला। तो आहुति की देवी इला को माना जाता है। तो यही सारी देवियों का वर्णन किया गया है। देवताओं की अपेक्षा देवियों का कम महत्व था। यहाँ पे देवताओं की अपेक्षा देवियों की कम पूजा होती थी, है ना। उपासना का उद्देश्य जो है, कैसे ये लोग उपासना कैसे करते थे, तो स्तुति करके, पाठ करके करते थे, बलि चढ़ा कर करते थे। तो इनका उपासना का
वो मोटो क्या होता था उपासना करने का, पूजा करने का, हर किसी को होता है हमको नौकरी मिल जाए, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ये जो इनका उपासना का मोटो होता था उस टाइम पे, लक्ष्य होता था, वो है संतति, पशुधन, धान्य, है ना, यही सब वो लोग उस टाइम पे भगवान से मांगते थे, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग उत्तर वैदिक काल की शुरुआत करेंगे और कल हो सकेगा उत्तर वैदिक काल खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल की क्लासेस को, और जो भी हो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है।